बेटा आज का हमारा आर्टिकल है क्रिस्टल में उपस्थित दोष, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। हमें इस बात को पढ़ना है कि एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कितने प्रकार का डिफेक्ट आ सकता है या कितने प्रकार से वो डिफेक्टिव हो सकता है। हम सभी बेटा इस बात को जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो वह अपने अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था बनाकर रखता है, एक डेफिनिट पैटर्न बनाकर रखता है। इस बात को आपने चैप्टर शुरू होने पर भी पढ़ा था कि एक जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है क्रिस्टल रूप में रहता है, उस ठोस पदार्थ में जितने भी अवयवी कण थे एक निश्चित पैटर्न में थे। अगर आयनिक ठोस था, एक धनायन अपने चारों ओर कई ऋणायनों से घिरा रहता था और एक ऋणायन अपने चारों ओर कई धनायनों से घिरा रहता था। आपने हाइड्रोजन आबंधित ठोस भी पढ़े। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक डेफिनिट पैटर्न बनाते थे, एक नियमित पैटर्न का निर्माण करते थे। लेकिन नियमित पैटर्न का निर्माण कैसे करते थे? अगर मैं नियमित पैटर्न को बनाने की कोशिश करूं तो मैं एक जगह यहां बना के दिखाता हूं कि नियमित पैटर्न कैसे बनाते थे। मैंने माना कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका नाम AB है। AB अर्थात उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बनाने में एक पार्टिकल A और दूसरा पार्टिकल B यूज में लाया गया है। तो ये A और B पार्टिकल कैसे अरेंजमेंट बनाते थे? पहले पार्टिकल A, उससे जुड़ा हुआ पार्टिकल B, फिर पार्टिकल A, फिर पार्टिकल B, A के बाद पार्टिकल B, B से जुड़ा हुआ पार्टिकल A और फिर A से जुड़ा हुआ पार्टिकल B और फिर B से जुड़ा हुआ पार्टिकल A। नीचे इसी प्रकार का स्ट्रक्चर रहता था। B से A को जोड़ा जाता था और A से कनेक्ट किया जाता था B को, फिर B से कनेक्ट करते थे A को और फिर एक बार A से कनेक्ट करते थे B को। इसी प्रकार का लगातार स्ट्रक्चर बना रहता था। और क्योंकि स्ट्रक्चर में आपने इस बात को भी ध्यान दिया है, ये स्ट्रक्चर में A और B का स्थान जो है वो एक निश्चित पैटर्न में ध्यान रखते हुए बनाया गया है। कैसे ध्यान रखते हुए बनाया गया? मैंने सबसे पहले A पार्टिकल लिया, फिर B, फिर A, फिर B, एक निश्चित पैटर्न में। अब मैं चेक करूंगा क्या दूसरी रो पर भी यही रूल लागू होता है। तो बेटा फिर से अल्टरनेट B A B A, अर्थात अल्टरनेट A पार्टिकल आता जाता है, अल्टरनेट B पार्टिकल आता जाता है और संपूर्ण क्रिस्टल में यह संरचना लगातार बनी रहती है। और क्योंकि इस टाइप की संरचना बनी रहती है हम कहते हैं संरचना नियमित है। नियमित है, अल्टरनेट A और अल्टरनेट B आ रहा है। लेकिन बेटा कभी कभी होता क्या है, जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का टेम्परेचर 0 केल्विन से कम रखा गया, अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का टेम्परेचर हम 0 केल्विन से कम रखते हैं, तो 0 केल्विन से टेम्परेचर अगर कम रहता है, ऐसी सिचुएशन में क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में पाए जाने वाले अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा भी लगभग शून्य होती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, EK = 3/2RT। अगर मैं T की वैल्यू 0 केल्विन रख देता हूं तो बेटा गतिज ऊर्जा का भी मान कितना हो जाएगा? 0। अर्थात अगर मैं 0 केल्विन पर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की बात करूं तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर फॉर्मूले को देखते हुए उन अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी? 0, क्योंकि टेम्परेचर 0 रखोगे पूरी एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब मैं समझा, अगर मैं किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखता हूं, उस क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले जितने भी अवयवी कण हैं, सारे के सारे अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। गतिज ऊर्जा 0 का मतलब है सारे के सारे अवयवी कण अपने स्थान पर ही फिक्स हैं, ये गति नहीं कर सकते। अगर सभी पार्टिकल अपने स्थान पर फिक्स हैं तो संरचना अच्छी बनी हुई है। परंतु बेटा जैसे ही हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ा देते हैं, 0 केल्विन से मैंने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया या किसी कारणवश टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज्यादा हो गया, तो जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ज्यादा होती है, आप समझिए अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो टेम्परेचर की वैल्यू 1 केल्विन, 2 केल्विन या कुछ भी होगी, 1 केल्विन या 2 केल्विन होगी, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी
एटॉमिक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा, और जैसे ही गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ए और बी पार्टिकल जो हैं ये गतिज ऊर्जा के बढ़ जाने पर, एनर्जी के बढ़ जाने पर मूवमेंट करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और जब मूवमेंट करने लगेंगे तो हो सकता है जो एटॉमिक पार्टिकल हैं ये क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने मान लिया एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ने से एटॉमिक पार्टिकल गति करते हुए क्रिस्टल से बाहर चला गया। और या ऐसा भी हो सकता है कि एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाने से अपना स्थान छोड़ दे एटॉमिक पार्टिकल, और जो अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान है वहां अपना स्थान ग्रहण कर लें। बेटा एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वहां भी ग्रहण कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है क्रिस्टल से बाहर चले जाए। ये भी हो सकता है कि क्रिस्टल के पे जहां पार्टिकल पहले अवेलेबल था उस जगह से स्थान छोड़ा और अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर आ गया। अंतराकाशीय रिक्त स्थान का मतलब है अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान था वहां आ गए एटॉमिक पार्टिकल। अब बेटा आप क्या समझते हैं इन दोनों सिचुएशन पर? कौन कौन सिचुएशन पर? जब ये पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर चले गए उस सिचुएशन पर भी, या अपने स्थानों को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर आ गए पार्टिकल उस सिचुएशन पर भी। इन दोनों सिचुएशन पर आप देखकर बताइए कि क्या अभी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित पैटर्न पर है? तो बेटा बात आती है सर जी अब निश्चित व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो ए पार्टिकल होना चाहिए, वो गायब है, बी के बाद ए, यहां पर तो ठीक है, लेकिन ये पहली सिचुएशन यहां पर डिफेक्ट आ गया, और ये दूसरी सिचुएशन जहां बी होना चाहिए वहां बी नहीं है। इसका मतलब है अब हमने अपने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कुछ डिफेक्ट पा लिए हैं, कुछ संरचना ऐसी भी है जो बिगड़ गई है, और पार्टिकल का स्थान जहां होना चाहिए वहां हमको पार्टिकल अवेलेबल नहीं मिल रहा है। तो क्रिस्टल में आई संरचना में इस प्रकार के चेंज को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल का डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टल के दोष। तो आप क्रिस्टल के दोष को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, मैं बोले देता हूं कि जब भी कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखा जाता है, 0 केल्विन ताप पर उस पदार्थ के या उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के समस्त अवयवी कणों की गतिज ऊर्जाएं लगभग शून्य होती हैं। क्योंकि गतिज ऊर्जाएं शून्य होती हैं, कोई भी पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का टेम्परेचर 0 केल्विन से अधिक कर देते हैं, टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो जाता है, उस क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले अवयवी कणों की एनर्जी बढ़ने लगती है। और एनर्जी बढ़ने का प्रभाव क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण अपने स्थान से गति करके दूसरे स्थान पर जा सकता है, और जैसे ही अवयवी कण गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, हमें क्रिस्टल की संरचना में कुछ डिफेक्ट नजर आने लगता है, क्रिस्टल की संरचना में अनियमितता आने लगती है, नियमितता खत्म हो जाती है। क्योंकि अनियमितता आने लगती है, हम क्रिस्टल की संरचना में आए इस अनियमितता को क्रिस्टल का डिफेक्ट कहते हैं, क्रिस्टल का दोष कहते हैं। तो बेटा ये हो गया क्रिस्टल का दोष। तो जब मैंने क्रिस्टल के डिफेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते हुए मुझे क्रिस्टल का दोष कई प्रकार का नजर आया, और यह पता चला कि क्रिस्टल का जो डिफेक्ट है वो केवल एक प्रकार का ही नहीं होता, बल्कि आपके बोर्ड में लिखे हुए जो तमाम प्रकार की हेडिंग्स हैं, ये सारे की सारी हेडिंग्स एक अलग प्रकार के डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और बेटा इस बोर्ड में लिखी लगभग सभी हेडिंग्स को हमें पढ़ना है, और इनमें से भी ज्यादातर डिफेक्ट को हम फिगर के थ्रू ही पढ़ेंगे, हम एक फिगर की सहायता से ही पढ़ेंगे। जितने भी लगभग डिफेक्ट हैं सारे के सारे डिफेक्ट। तो बेटा मैं सबसे पहले आज आपको डिफेक्ट के विषय में बता देता हूं कि डिफेक्ट कितने प्रकार का है और ये किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। तो बेटा मैं इस चार्ट को बताता हूं कि डिफेक्ट कितने प्रकार का है। सबसे पहले बेटा हेडिंग ऊपर पढ़िए, देखो पहली क्या है, क्रिस्टल के दोष, जो आप पढ़ चुके क्रिस्टल के दोष किसे कहते हैं। अब बेटा मैं चेक करता हूं क्रिस्टल का दोष कितने प्रकार का। तो बेटा मुझे मेनली क्रिस्टल का डिफेक्ट जो है वो 3 प्रकार का नजर आता है। क्रिस्टल के डिफेक्ट में से 3 प्रकार का डिफेक्ट कौन कौन सा डिफेक्ट, बेटा आप देखो ये एरो आया ऊपर से। पहला डिफेक्ट क्या है,
इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णताएं या इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, पहला दोष है ये। दूसरा दोष कौन सा है? बिंदु दोष, जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बेटा तीसरे दोष की अगर बात की जाए तो तीसरा दोष है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष को आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या इसको डोपिंग भी कहा जाता है। आगे अगर चलते हैं तो मैं अभी बात कर लेता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताओं का कोई प्रकार नहीं है, परंतु बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, वो पॉइंट डिफेक्ट बेटा हमारे यहां 3 प्रकार के भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से भागों में डिवाइडेड है? सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट है रस समीकरण मितीय दोष, जिसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब बेटा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं। बेटा कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाने में जो आयनिक है या अन्य किसी प्रकार का, आपने देखा होगा एक से अधिक अवयव का भी इस्तेमाल। जैसे मैंने अभी बनाया, आपने 2 अवयवी कण बनाए ए और बी, और आपने बताया ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ 2 अवयवी कणों से मिलकर बना है, ए और बी। मैं अगर चेक करूं, अगर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में दोष आने से पहले और दोष आने के बाद, फिर ध्यान रखना, अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में दोष आने से पहले और दोष आने के बाद अवयवी कणों का अनुपात समान रहता है, अर्थात अवयवी कणों के अनुपात कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होता। और जब किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होता तो अवयवी कणों का अनुपात समान होने पर क्रिस्टल में जितने भी प्रकार का दोष आएगा वो सारा का सारा दोष रस समीकरण मितीय दोष होगा। मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूं कि मैंने माना मेरे पास एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ था जिसमें 1000 पार्टिकल ए के थे और 1000 पार्टिकल बी के थे। 1000 पार्टिकल ए, 1000 पार्टिकल बी, अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूं 1 आएगा। फिर क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, और जब क्रिस्टल में डिफेक्ट आया उसके बाद मैंने चेक किया कि ए के पार्टिकल बचे हैं 800 और बी के पार्टिकल बचे हैं 800। फिर से मैंने रेशियो निकाला, डिफेक्ट आने के बाद जब मैंने रेशियो निकाला तो भी मुझे ए और बी का रेशियो अगर आप डिवाइड करोगे 1 ही मिलेगा। अर्थात डिफेक्ट आने के पहले भी ए और बी का रेशियो 1 था और डिफेक्ट आने के बाद भी ए और बी का रेशियो 1 ही है। डिफेक्ट आया, पार्टिकल गायब हो गए, 1000 पार्टिकल की जगह पे 200 पार्टिकल तो निकल गए, 800 पार्टिकल बचे और बी के भी 800 पार्टिकल बचे, और मैंने फिर भी रेशियो निकाला, मैंने देखा रेशियो पहले भी 1 आ रहा था, ए बी का रेशियो अभी भी 1 आ रहा था। मैं समझ गया ये कौन सा दोष है, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष एक ऐसा दोष होता है जिस दोष के आ जाने पर भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसको रस मितीकरण दोष कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर कि रस समीकरण मितीय दोष, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ए और बी का अनुपात कैसा रहता है, समान, या अवयवी कणों का अनुपात समान रहता है। अब आ जाता है रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार का होता है, तो बेटा वो 3 प्रकार का। सबसे पहला अंतराकाशीय दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दूसरा फ्रेंकल दोष, और तीसरा फ्रेंकल डिफेक्ट, तीसरा होता है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको केवल हल्का सा हिंट दिए देता हूं कि अंतराकाशीय दोष क्या होता है। नाम से रिपीट है, अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष को आप पढ़ रहे थे कि जब आपने क्रिस्टल के फिगर को बनाया था, अवयवी कणों के बीच में कोई स्थान खाली रखा था। अवयवी कणों के बीच में जो स्थान था आपने कहा था अंतराकाशीय रिक्त स्थान है। अगर किसी भी डिफेक्ट में कोई भी अवयवी कण अंतराकाशीय रिक्त स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर ले और अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने पर भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अनुपात सेम रहे, अनुपात में कोई चेंज ना हो, अंतराकाशीय दोष होता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष तकरीबन अगर देखा जाए तो फ्रेंकल दोष में कुछ भी नहीं होता, एक अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देता है
और वो अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है। क्रिस्टल का ही अवयवीकरण निकलकर अंतराकाशीय स्थान पर आ गया, फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉटकी नाम से शॉटकी, एक आधे अवयवीकरण क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं? बाहर। शॉटकी डिफेक्ट हो गया। अगर मैं बिंदु दोषों में से पहले प्रकार के मैंने जितने डिफेक्ट थे मैंने पढ़े, अब बिंदु दोष में मैं दूसरा डिफेक्ट पढ़ता हूं, वैकेंसी डिफेक्ट। बेटा शॉटकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट सेम है। जो डिफेक्ट वैकेंसी है, वैकेंसी में भी क्या होता है? वैकेंसी में भी अवयवी कणों का स्थान खाली हो जाता है। बशर्ते ध्यान देने वाली बात है, जो वैकेंसी डिफेक्ट आता है अनआयनिक यौगिकों में होता है। अनआयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। अनायनिक यौगिक मतलब जो यौगिक आयन में नहीं टूट सकते, अगर उनमें से पार्टिकल बाहर चले गए, वैकेंसी डिफेक्ट। और जो पार्टिकल आयन में टूट सकते हैं, अगर उनका पार्टिकल बाहर चला गया, शॉटकी डिफेक्ट। मैं आगे चलता हूं। डिफेक्ट में से अरसमितीकरण दोष, अरस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और मैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ता हूं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला दोष होता है धातु अधिकता दोष और दूसरा दोष होता है धातु न्यूनता दोष। मैंने क्या लिखा है? क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता के कारण, अगर किसी क्रिस्टल में धातु का आयन अर्थात पॉजिटिव आयन, धातु का आयन तो केटायन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, अगर किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष है जिसमें पॉजिटिव आयन की अमाउंट बढ़ गई, तो पॉजिटिव आयन की अमाउंट के बढ़ने के कारण धातु अधिकता दोष होता है। अगर किसी क्रिस्टल में निगेटिव आयन की संख्या बढ़ गई, तो निगेटिव आयन की संख्या बढ़ने के कारण क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आता है हम उसको कहते हैं धातु न्यूनता दोष, या मैंने लिख भी रखा है क्रिस्टल में अधातु आयनों की उपस्थिति के कारण। आगे चलते हैं। क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता के कारण दो प्रकार से दोष आ सकता है कि किसी क्रिस्टल में धातु आयन ज्यादा हो सकते हैं। ये प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। कैसे? जब ऋणायन की अनुपस्थिति, भाई धातु के फॉर्मूले पर या किसी आयनिक ठोस के फॉर्मूले पर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन सेम संख्या में होते हैं। जितना पॉजिटिव आयन उतना ही निगेटिव आयन। अगर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों सेम संख्या में होते हैं, ऐसी सिचुएशन पे ऋणायन की अनुपस्थिति, कोई ऋणायन निकल जाए, तो क्रिस्टल में कैसा आयन बचा? पॉजिटिव आयन, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, क्रिस्टल में धातु का अधिकता दो कारण से हो सकती है। या तो ऋणायन निकल जाए तो धातु बढ़ जाएगा, या तो कोई एक्स्ट्रा धनायन आ जाए तो धातु की मात्रा बढ़ जाएगी। अब मैं चलता हूं धातु न्यूनता दोष, या जिसे क्रिस्टल में अधातु आयनों की अधिकता कहते हैं। अधातु आयनों की अधिकता का मतलब ऋणायन कैसे बढ़ेगा क्रिस्टल में? किसी क्रिस्टल में ऋणायन दो प्रकार से बढ़ सकता है, या तो क्रिस्टल ऋणायन को ग्रहण कर ले या क्रिस्टल धनायन को त्याग दे। दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में ऋणायन कैसे बढ़ेगा, दो काम किए जा सकते हैं। ऋणायन दो सिचुएशन में बढ़ सकता है, या तो क्रिस्टल एक अतिरिक्त ऋणायन ग्रहण करे और या क्रिस्टल एक धनायन को त्याग दे। धनायन को त्याग देने पर भी ऋणायन बढ़ जाएगा और ऋणायन को ग्रहण कर लेने पर भी ऋणायन बढ़ जाएगा। और बेटा मैं लास्ट प्रकार के डिफेक्ट पर अगर चलता हूं, तो मेरे पास जो लास्ट प्रकार का डिफेक्ट आता है वो अशुद्धि दोष आता है। अशुद्धि दोष ऐसा है कि अगर कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ए और बी दो अवयवी कणों से मिलकर बना है और क्रिस्टल के अंदर इन दोनों अवयवी कणों को छोड़कर कोई तीसरा अवयवी कण आ जाए, तो हम इस प्रकार के दोष को कहते हैं अशुद्धि दोष या इंप्योरिटी दोष। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, अगर इनके अलावा भी कोई अवयवी कण आ जाए तीसरा, तो हम कहते हैं कि धातु में इंप्योरिटी डिफेक्ट आ गया है। और मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि जो रसस्मितीकरण दोष होता है, इसमें ए और बी का अनुपात समान रहता है, जबकि अरसस्मितीकरण डिफेक्ट में ए और बी का जो रेशियो होता है वो असमान होता है। अर्थात जैसे ही डिफेक्ट नहीं आया था, जब डिफेक्ट ए और बी का रेशियो सेम था और डिफेक्ट आया, ए और बी का रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ए और बी का रेशियो सेम नहीं होगा, असमान होगा, अरसस्मितीकरण दोष। और ए और बी का रेशियो सेम होगा तो रसस्मितीकरण दोष। तो इतने प्रकार के डिफेक्ट हमारे क्रिस्टल में पाए जाते हैं। बेटा आप इनको नोट कर लें। हम एक डिफेक्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णताएं, इलेक्ट्रॉनिक इनपरफेक्शन। तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम इसी चीज को देखते हैं।
तो बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं क्या होती हैं। तो बड़ा आसान सा इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं? किसी क्रिस्टलीय ठोस के ताप में वृद्धि कर देने पर, यदि आपके पास कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और आप उसके ताप में वृद्धि कर देते हैं, तो ताप में वृद्धि कर देने पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, वृद्धि कर देने पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवीकरण अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, का त्याग कर देते हैं, जिससे क्रिस्टल में धनायनिक छिद्र का निर्माण होता है। अतः क्रिस्टल में आए हुए इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णताएं कहा जाता है। अपूर्णताएं कहा जाता है। देखो बेटा, मैं इसको बना भी देता हूं, फिर इसके बाद में इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णताएं क्या होती है। देखिए बेटा, हमारे पास मैंने माना एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दो अवयवी कणों से मिलकर बना है, और किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, जिससे क्रिस्टल में धनायनिक छिद्र का निर्माण होता है। अतः क्रिस्टल में आए हुए इस प्रकार के दोष को इलेक्ट्रॉनीय अपूर्णताएं कहा जाता है। तो ये बेटा डिफिनीशन हो गई। अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ था जो ए और बी नामक दो अवयवी कणों से मिलकर बना है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा? बेटा ये स्ट्रक्चर बन गया जिसमें से यहां ए पार्टिकल है, यहां पार्टिकल बी है, फिर से ए पार्टिकल बी, अल्टरनेट ए और बी पार्टिकल रखे हुए हैं, और ये पार्टिकल इस प्रकार की अरेंजमेंट बनाए हुए हैं कि हर एक बी पार्टिकल चारों ओर ए पार्टिकल से घिरा हुआ है और हर एक ए पार्टिकल चारों ओर हर एक बी पार्टिकल चारों ओर ए पार्टिकल से घिरा हुआ है। ए अपने चारों ओर बी पार्टिकल से घिरा हुआ है, और कोई अगर मैं बी पार्टिकल को चेक करूं, देखो ये चारों ओर ए से घिरा है, ए ऊपर भी ए और लेफ्ट साइड भी ए। ये नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल है। लेकिन बेटा हुआ क्या, जैसे ही मैंने क्रिस्टल के टेम्परेचर को बढ़ाया, इसमें लिखा गया कि जैसे ही किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को क्या मिलना स्टार्ट हो गई? एनर्जी।
और जब क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई तो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन, अवयवी कण इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। आपने इसको पहले ही पढ़ा कि जब किसी एटम को एनर्जी दी जाती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जब मैंने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को एनर्जी दी, इसमें से बहुत सारे एटम है, और जब मैं एनर्जी दूंगा तो इनमें से उपस्थित एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, त्याग देंगे। तो मैंने माना ए जो था एटम, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो बेटा ए ने क्या बना लिया, धन आयन बना लिया, पॉजिटिव चार्ज बना लिया। और पॉजिटिव चार्ज तो बनाया ही ए ने, और बल्कि साथ में इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया था, निकाल दिया था इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन या तो अंतराकाश में आ जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की सरफेस पर, बाहरी सतह पर आ जाएगा। दो काम हो सकते हैं, जब भी आपने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाया, अवयवी कणों को एनर्जी मिली, उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये इलेक्ट्रॉन या तो अंतराकाशीय स्थान पर आएगा या तो क्रिस्टल की सरफेस पर आ जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है। अब सोचिए, धनायन छिद्र भी बन गया और ऋणायन भी बन गया। क्रिस्टल की जो पहले की संरचना बनी थी वो क्रिस्टल की संरचना अब क्या हो गई है, डिफेक्ट हो गई है। अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं था इंटरस्टिशियल स्थान पर, अंतराकाशीय स्थान पर, अब इलेक्ट्रॉन आ गया है और साथ में ए ने अब पॉजिटिव आयन का निर्माण किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो। अब ऐसी स्थिति पर अगर ध्यान दिया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है क्रिस्टल पर और धनावेशित कोटर भी अवेलेबल है क्रिस्टल पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कोटर के उपस्थित हो जाने के कारण या आ जाने के कारण क्रिस्टल में आए इस प्रकार के दोष को इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं कहते हैं। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी कभी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता आती है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अगर कोई क्रिस्टल विद्युत का कुचालक भी हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं आ जाने पर क्रिस्टल विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का क्या करने लगेगा, चालन करने लगेगा। तो ये बेटा पहले प्रकार का डिफेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं। बाकी जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और डोपिंग का डिफेक्ट बचता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।